जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th में जो हम लोग फिजिक्स में अनसॉल्व्ड की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 2024 सेट कर रहे हैं। हम लोग 2024 के सेट हम लोग आज जो है 346 एफ सेट करेंगे। प्रीवियस सेट में सेट 1 में हम लोगों ने एफ एस, सेट 2 में एफ टी, अब सेट 3 में एफ यू सेट करेंगे। ठीक है, एफ यू सेट जो है आपका, एफ यू सेट में जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहली बात तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन लिखेंगे ना, उत्तर एक औका, फिर उत्तर एक और खा, और इसके बाद उत्तर एक और गा, फिर उत्तर एक और घा, फिर उत्तर एक इंग्या, और उत्तर एक और चा। ठीक, इस प्रकार से लिखेंगे और फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, चालक की, अच्छा किसी चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, चालक की पदार्थ पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, पदार्थ पर। तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 पदार्थ पर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 का खा में है, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः ई वेक्टर था वी वेक्टर है, संचरण की दिशा निरूपित होगी। देखो ई वेक्टर और वी वेक्टर का सदिश रूप, सबसे पहले तो डॉट को अदिश रूप कहते हैं, क्रॉस को सदिश रूप है हमारे पास, तो ई वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। सेकेंड पार्ट हमारे पास सही है, सेकेंड पार्ट ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसके बाद एकांक धन आवेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल को अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र होगा। तो विद्युत क्षेत्र जब समान बल को अनुभव कर रहा है तो मतलब विद्युत क्षेत्र एक समान है, तो पहला ऑप्शन सही होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन हमारे पास सही है, एक समान। क्या है, एक समान। इसके बाद है घा नंबर में है, नाभिक अभिक्रिया में द्रव्यमान क्षति 1.2 ग्राम है, इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा होगी। तो समथिंग मुक्त ऊर्जा आपके पास चौथा ऑप्शन सही होना चाहिए, 1.08 इंटू 10⁻14 जूल। फोटोन का संवेग होता है, फोटोन का संवेग क्या होता है, एच न्यू बटे, वैसे होता है फोटोन का संवेग P बराबर एच न्यू बटे लेमडा सी, एच न्यू बटे सी। तो हम लोग कहेंगे तीसरा एच न्यू बटे सी, इंडिया नंबर में एच न्यू बटे सी। इसके बाद है 20 कूलाम का आवेश, इसको क्यू से लिखना है, 3 × 10⁻³ टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र, इसको बी से लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कृत कार्य ज्ञात करो, डब्ल्यू लिखना है। ठीक, डब्ल्यू लिखना है। तो कृत कार्य क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। तो हम लोग कहेंगे दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक, अब देखो हमारे पास खंड बा करेंगे, ये तो ऑप्शनल है जो आप लोग कर भी लेते हैं। खंड बा, खंड बा में तो लिखेंगे उत्तर 2 का, तो लिखेंगे उत्तर 2 और का। दूसरे के का में है, कोई वस्तु अवतल दर्पण के अक्ष पर दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच कहीं रखी है, किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब आकार की तुलना कीजिए। कोई वस्तु अवतल दर्पण के अक्ष पर, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो सबसे पहली बात तो है एक अवतल दर्पण बनाते हैं, यूं एक हम लोग अवतल दर्पण बनाते हैं। ठीक, ये क्या है, ये है मुख्य अक्ष, यम यन क्या है, दौरक, ये क्या है, ध्रुव,
और यहाँ पर हमने ले ली फोकस F और ये वक्रता केंद्र C। अब इनका कहना ये है, कोई वस्तु अवतल दर्पण के अक्ष पर दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच कहीं पर भी हो, तो फोकस और ध्रुव के बीच में है, तो मान लो कि यहाँ पर वस्तु है, ठीक, यहाँ पर वस्तु है, तो वस्तु को लिख रहे हैं हम A और V से। तो वस्तु से एक किरणें जा रही है मुख अक्ष के समांतर, जो किरणें मुख अक्ष के समांतर होकर जाती है वो किरणें फिर किससे परावर्तन के पास, परावर्तन के बाद फिर वो फोकस से होकर जाती है, किससे होकर जाती है, फोकस से। तो इस प्रकार से ये किरण परावर्तन के बाद किससे होकर जाएगी, फोकस से। एक किरण ले जा रहे हम वक्रता केंद्र से, और जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो पुनः वक्रता केंद्र पर वापस लौट आती है। जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो किरण पुनः फिर वक्रता केंद्र पर वापस लौट आती है, ठीक। अब ये दोनों किरणें जहां पर भी मिलेंगी वहां बनेगा प्रतिबिंब, वहां क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो इन दोनों किरणों को देख पा रहे हैं कि वैसे यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है तो मिलना संभव नहीं हो पाएगा, तो इन दोनों किरणों को हम पीछे की ओर खींच के ले जाते हैं, यूं, तो यहाँ पर मिलेंगी और यहाँ बनेगा प्रतिबिंब। तो A डैश और B डैश जो है ये है वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक। अब इनका कहना क्या है कि किरण आरेख द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब के आकार की तुलना कीजिए। तो प्रतिबिंब का आकार हम लोग कहेंगे, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वास्तविक एक आभासी है, तो प्रतिबिंब हम लोग कहेंगे आभासी सीधा है, आभासी और सीधा है। इसके बाद देखो दूसरे का खा, तो लिखेंगे उत्तर 2 और खा, तो उत्तर 2 और खा। दूसरे की खा में हमसे इस प्रकार से हैं कि किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए देहली आवृत्ति, तो देहली आवृत्ति को हम लोग लिखते हैं न्यू नॉट से, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि न्यू नॉट बराबर 8 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक। और पृष्ठ पर कार्यफलन ज्ञात कीजिए। कार्यफलन को लिखते हैं हम लोग W से, W बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे हम लोग, कार्यफलन W बराबर H न्यू नॉट, ठीक, H न्यू नॉट। H न्यू नॉट, H क्या है, प्लांक नियतांक है। H क्या है, प्लांक नियतांक, और प्लांक नियतांक का एक निश्चित मान है, ठीक। तो यहां पर समझना कि प्लांक नियतांक का निश्चित मान होता है 6.6 × 10⁻−34, और ये हमारे पास 8 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये हम लोग कहेंगे 48 और 4 52 × 10⁻, ये 0 ये 20, तो -20। अब दशमलव हटा के हम लोग 1 0 बढ़ाएंगे, 1 0 और चाहिए तो प्लस यहाँ पर करेंगे, तो 2 0 हटा के हमें यहाँ पर दशमलव लगाएंगे हम लोग। तो हम लोग कहेंगे कि W बराबर 5.28 × 10⁻−19 जूल। हम लोग चाहे तो इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये भी आंसर कर सकते हैं। तो 5.28 × 10⁻−19 में 1.6 × 10⁻−19 से भाग कर देंगे तो ये बनेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे ये कैंसिल, और दशमलव हटा के नीचे 2 0 बढ़ा लो, दशमलव हटा के ऊपर 1 0 बढ़ा लो, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल कर लो, ठीक। इसे आधा करो, चलो 16 से काट दो,
तो हम लोग कहेंगे डब्लू बराबर, डब्लू का मतलब क्या हो गया, कार्यफलन। तो 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। देखो हम लोग करेंगे उत्तर दूसरे का गा, तो उत्तर 2 और गा। दूसरे के गा में क्वेश्चन में हमसे इनका कहना यह है कि किसी पदार्थ की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन अधिकतम होती है और यह कितनी होती है। तो इनका कहना है, तो किसी पदार्थ की बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, नाभिक में न्यूक्लियॉन की जो द्रव्यमान है, न्यूक्लियॉन की जो ऊर्जा है उसे बांधने रखने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, नाभिक में न्यूक्लियॉन की जो ऊर्जा होती है उसे बांधने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है पकड़ने के लिए, उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन अधिकतम होती है और यह कितनी होती है, तो आपको बता दें कि किस पदार्थ की, तो हम लोग कहेंगे आयरन की अधिकतम होती है। आयरन मतलब Fe की अधिकतम होती है। बंधन ऊर्जा किसकी अधिकतम होती है, तो आयरन की अधिकतम होती है। ठीक है, तो आयरन की कितनी अधिकतम होती है, तो हम लोग जानते हैं कि 56 Fe में आपके पास इसकी जो बंधन ऊर्जा होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग उत्तर 2 और घा करेंगे। दूसरे के घा में है कि किसी विद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति से क्या तात्पर्य है। तो हेडिंग क्या डालोगे, किसी विद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति से क्या तात्पर्य है, तो 1 वाट शक्ति। तो 1 वाट शक्ति, शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति जो कहते हैं हम लोग जिससे काम करते हैं। P बराबर फार्मूला क्या होता है, P बराबर W/T। तो P बराबर W/T। ठीक, W क्या है, काम। तो हम लोग कहेंगे ये होगा हमारे पास 1 जूल। जब ये हो जाएगा 1 सेकेंड, तब हमारे पास P का जो मान है ये होना चाहिए 1 वाट। अब समझना, प्रति सेकेंड यानी 1 जूल काम करना, प्रति सेकेंड में यानी प्रति सेकेंड, हर 1 सेकेंड 1 जूल काम करने की दर को, प्रति सेकेंड 1 जूल काम करने की दर को 1 वाट शक्ति कहते हैं। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे इंगिया नंबर। तो लिखेंगे उत्तर 2 और इंगिया, उत्तर 2 और इंगिया। 2 के इंगिया नंबर में है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, उपयुक्त आरेख की सहायता से समझाइए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र समान हो, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। जैसे अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए आरेख खींचे, मतलब वह चुंबकीय क्षेत्र तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र में वह स्थान जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ होती है, समांतर और समदूरस्थ होती है, उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लो कि ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये समदूरस्थ है और समांतर है, ये रेखाएं समदूरस्थ है और समांतर है, ये रेखाएं समदूरस्थ है और समांतर है। यानी वह स्थान, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी इसे भी चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। ये सब के सब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, जिसे हम लोग किस दर्शाएंगे, बी वेक्टर से दर्शाएंगे। मतलब हम लोग कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र में वह स्थान जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं समदूरस्थ हो, समांतर हो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे दूसरे का 4 नंबर। तो लिखेंगे उत्तर 2 और 4, लिखेंगे उत्तर
दो और चा। उत्तर दो के चा में है, उत्तर दो के चा में है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर तथा अमीटर के पाठ्यांक, वोल्ट मीटर और अमीटर के पाठ्यांक जो है 220 वोल्ट और 1.4 एम्पियर है। तो B बराबर 220 वोल्ट, I बराबर 1.4 एम्पियर है। वोल्टता एवं धारा के वर्ग माद मूल मान की गणना कीजिए। वोल्टता तो VRMS ज्ञात करेंगे, IRMS जो है ज्ञात करेंगे। तो सिंपल है, इनका कहना है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता में अमीटर का पाठ्यांक और ये, तो ये भी हमारे पास यही है जो हमारे पास VRMS है, इसका मान भी हमारे पास क्या है 220 ही वोल्ट है, और IRMS यही मान है, ये बराबर होते हैं, तो 1.4 एम्पियर है। तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक, अब जो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 3 को। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे तीसरे का, किसी विद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर स्थित बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय विद्युत विभव का व्यंजक आप लोग प्राप्त कीजिए। जो हम लोग यहाँ पर निगमन करेंगे, तुम लिखेंगे तीसरे का उत्तर 3 और का। 3 और का में क्या है, अच्छी स्थिति के लिए विद्युत विभव। ठीक, किसके लिए, अच्छी स्थिति के लिए, अच्छी स्थिति के लिए विभव, अच्छी स्थिति के लिए विभव का फार्मूला। अच्छी स्थिति के लिए विभव का फार्मूला सबसे पहले समझना आप लोग कि जैसे मान लो कि दो आवेश लेंगे, ठीक, एक आवेश ये प्लस क्यू ले लेंगे हम लोग, एक आवेश माइनस क्यू लेंगे। ठीक, एक आवेश प्लस क्यू लेंगे, एक आवेश माइनस क्यू लेंगे। इसके बीच हम लोग जानते हैं कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए 2L। तो फिर इसे मान लो A और इसे मान लो B। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी फिर क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी L, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ये हो जाएगी L। ठीक, अब एक चीज समझना आप लोग कि इसी के जो प्लस है, प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है, तो यहाँ पर इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी और माइनस की ओर प्रवेश करती है, तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं माइनस की ओर प्रवेश होंगी। ठीक, माइनस की ओर प्रवेश होंगी। चलो इसको ऐसे दिखाते हैं, इसे ऐसे दिखाते हैं, माइनस की ओर प्रवेश होंगी। अब इसे किसी बिंदु पर जो ध्रुव है, इस ध्रुव पर हम लोग जो है विद्युत क्षेत्र के लिए विभव जो है वो हम लोग ज्ञात करेंगे। अब समझना कि सबसे पहली बात तो हम लोगों ने कि मान लिया कि जो O है, O से ये जो P है, P तक की दूरी जो है ये R है। तो हमने क्या किया कि माना OP की दूरी बराबर R। जब OP की दूरी R है तो फिर हमें BP की दूरी चाहिए, तो BP की दूरी क्या होगी, तो BP की दूरी क्या होगी, यहां से यहां तक की दूरी R है। ठीक, यहां से यहां तक की दूरी R है, और यहां से यहां तक की दूरी L है। तो फिर यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करने के लिए L घटा दो, तो हम लोग कहेंगे R माइनस L। तो हम लोग कहेंगे कि BP की दूरी बराबर R माइनस L। अब इसके बाद हम लोग को चाहिए A और P की दूरी, A और P की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी R, यहां से यहां तक की दूरी L, तो ये हो जाएगा R प्लस L। तो ये दूरी की क्या होगी, R प्लस L। तो AP की जो दूरी है, AP की दूरी होगी R प्लस L। ठीक, यहां तक तो बात क्लियर है। अब आ जाओ निगमन पे, हम लोग कहेंगे प्लस Q के
कारण विभव, दो बार विभव देखेंगे, एक प्लस क्यू के कारण विभव देखेंगे, एक माइनस क्यू के कारण विभव देखेंगे ना। तो प्लस क्यू के कारण, यहाँ पर प्लस क्यू के कारण विभव देख रहे हैं हम लोग V1, क्या देख रहे हैं हम लोग V1। तो V1, V बराबर फार्मूला क्या होता है, V बराबर फार्मूला होता है KQ/R, क्या होता है KQ/R। तो हम लोग कहेंगे कि KQ/R माइनस L, क्योंकि इसके लिए दूरी होगी ये और इसके लिए दूरी होगी ये, ठीक। अब हम लोग ज्ञात करेंगे माइनस क्यू के लिए विभव, इसे लिखेंगे V2 बराबर के, और यहाँ पर माइनस Q/R प्लस L। अब हम लोग कहेंगे परिणामी विभव, परिणामी विभव को लिखेंगे V से। तो V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर V1 का मान है KQ/R माइनस L और माइनस KQ/R प्लस L, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है इसलिए इसी माइनस को यहाँ कर लिया हमने। KQ ले लो कॉमन, तो V बराबर KQ जब कॉमन है तो 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। फ्रैक्शन करेंगे तो V बराबर हम लोग कहेंगे इसके साथ गुणा करेंगे तो R प्लस L, इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस होने पर चिन्ह को बदल देते हैं, तो R माइनस L है तो इसे प्लस कर देंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये वर्गांतर बना, तो R² माइनस L², यहाँ पर R माइनस ये प्लस कैंसिल, तो यहाँ बाहर KQ, तो हम लोग कहेंगे V बराबर KQ/ ये हो गया हमारे पास 2L/R² माइनस L²। यहाँ पर R² को देखो, L के सापेक्ष R की दूरी बहुत अधिक है, ठीक है, R जो है बहुत अधिक दूरी पर है, ठीक। तो हम लोग कहेंगे कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, R जो है वो L से बहुत अधिक है। तो इसी प्रकार हम लोग कहेंगे R² L² से बहुत अधिक है, तो V बराबर KQ यानी 2L/R², L² को लिखेंगे नहीं, L² R के सामने नगण्य है तो लिखेंगे हम लोग R², ठीक। अब यहाँ पर हम लोग इसे इस प्रकार से लिखेंगे कि V बराबर K इंटू 2QL/R², और हम लोग जानते हैं कि फार्मूला हमारे पास P बराबर होता है 2QL, P बराबर 2QL, P बराबर क्या होता है 2QL। तो हम लोग कहेंगे V बराबर K तो कांस्टेंट है, इसका मान होता है 1/4πε0, और ये हो गया P/R², और P/R² यही निगमन है, यही जो है यही निगमन है। इनका कहना था कि यही हमें ज्ञात करके दो, और वही हमने इनको ज्ञात करके दिए। तीसरे का खा नंबर, तो लिखोगे उत्तर 3 और खा, उत्तर 3 और खा। तीसरे के खा में है ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत लिखिए। तो ट्रांसफार्मर का जो कार्यकारी सिद्धांत है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो दो कुंडलियां लेते हैं, इस प्रकार से दो कुंडलियां लेते हैं और इसमें से दोनों कुंडली को स्पर्श नहीं कराते हैं, फिर भी इस कुंडली से जो प्रत्यावर्ती धारा यानी प्रत्यावर्ती वोल्टता है इस कुंडली में, मतलब प्रत्यावर्ती धारा जो है इस कुंडली में जाती है बिना टच कराए, तो किस कारण से जाती है? अन्योन्य प्रेरण के कारण जाती है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। बाकी किस कारण से आती है? फ्लक्स परिवर्तन के कारण ये धाराएं जाती है। इसके बाद इनका कहना है कि ट्रांसफार्मर में होने वाली दो हानियों का उल्लेख कीजिए। दो हानि, एक हो गया तुम्हारे पास ताम्र हानि। ताम्र हानि क्या है? ताम्र हानि का मतलब तांबे में हानि, ठीक है। तांबे में हानि किस प्रकार से? ट्रांसफार्मर में देखो, जैसे हम लोग चाहे लाइट आए चाहे ना आए, फिर भी उसमें हम लोग देखो घरों के, देखो सिंपल सी बात, जैसे हमारे घरों में लाइट आए चाहे ना आए, मान लो लाइट आ रही है और हम लोग स्विच को ऑफ कर दे और लाइट ना जलाए, लाइट नहीं जलेगी, ठीक है, तो क्या उसमें बिल नहीं आए? फिर से एक बार समझो, जैसे हमारे घरों में लाइट आ रही है, हमने स्विच को ऑफ कर दिया, स्विच को ऑफ करते ही लाइटें बंद हो गई, तो क्या हम 1 महीने तक अगर लाइट बंद रखें
तो क्या हमारा बिल नहीं आना है? बिल तो आना ही है। क्यों? क्योंकि इसे कहते हैं ताम्र हानि, मतलब उसमें से धीरे 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 नगण्य धारा, सूक्ष्म धारा बह रही है। तांबे के तार लगाते हैं, उसमें सूक्ष्म धारा बहती है, इसे कहते हैं ताम्र हानि। इसके बाद फ्लक्स में हानि, भंवर धारा में हानि, मतलब सॉरी, तांबे में हानि, ताम्र हानि, फ्लक्स में हानि। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब ट्रांसफार्मर की हानियां हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे तीसरे का गा। तीसरे के गा में देखो, तीसरे के गा तो लिखेंगे उत्तर 3 और गा। तीसरे के गा में है, एक हमें फिगर गिवन है, पहले फिगर को बना लेते हैं। ठीक, फिगर को बना लेते हैं। फिगर हमारे पास इस प्रकार से है, एक प्रिज्म है, इस प्रकार से एक प्रिज्म है, और यहाँ पर कोण B है जहाँ पर 45 अंश हैं, और ये अभिलंब है, ये 90 अंश पर आपतित हो रही है प्रकाश की किरणें। ठीक, यहाँ पर A है और यहाँ पर C है। अब यहाँ पर समझना थोड़ा सा, इसमें हम ये कर रहे हैं, प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो यूं ये किरणें बनेंगी, और यहाँ का जो कोण होगा ये 45 अंश पर होगा। कितने अंश पर होगा? 45 अंश पर होगा। और फिर यहाँ से ये किरणें फिर से यूं निर्गत होंगी। ठीक, यहाँ से यूं फिर निर्गत होंगी। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर इनका कहना क्या है कि चित्र में प्रदर्शित प्रिज्म आपतित किरण के संगत निर्गत किरण पर प्रदर्शित कीजिए। यदि प्रिज्म के पदार्थ के लिए क्रांतिक कोण 45 अंश हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्रांतिक कोण को लिखते हैं हम लोग C से। C बराबर क्या है? 45 अंश, जो कि हमने ले भी लिया है यहाँ पर। ठीक है, और हम लोग फार्मूला जानते हैं कि क्रांतिक कोण के लिए फार्मूला क्या होता है? N बराबर, तो हम लोग कहेंगे अपवर्तनांक N बराबर 1/sin C। 1/sin C, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे N बराबर 1/sin 45। तो 1/sin 45 का मान 1/√2, इसे ले जाओ ऊपर, तो √2 का मान होता है 1.414। ठीक, तो अपवर्तनांक क्या हो गया हमारे पास? 1.414, जो कि हमारे पास हुआ यही आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे का करेंगे घा। तीसरे के घा में है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? कोई भी बंद पृष्ठ हो, उससे गुजरने वाली कोई बंद पृष्ठ हो, उसके अंदर आवेश हो, और उस आवेश से जितने भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, उस विद्युत क्षेत्र रेखाओं की टोटल संख्या की माप को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसके बाद इनका कहना है कि धनात्मक ऋणात्मक फ्लक्स से क्या अभिप्राय है? कि फ्लक्स का मान धनात्मक और फ्लक्स का मान ऋणात्मक कब हम लोग ले सकते हैं, इनका यही कहना है। तो समझना कि फ्लक्स तो आप लोग समझ गए, इसका हाँ, तो विद्युत फ्लक्स, यदि बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर की ओर जाती है, यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर की ओर जाती है, तो फ्लक्स का मान ऋणात्मक होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स से रेखाएं बाहर की ओर जा रही है, प्लस से रेखाएं निकलती है, माइनस की ओर आती है। फिर से एक बार, फ्लक्स किसे कहते हैं? किसी बंद पृष्ठ से जो भी एक आवेश हो, उस जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और अगर आवेश प्लस का हो तो उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है, अगर आवेश माइनस का हो तो उसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती है। ठीक है, तो अगर पृष्ठ के अंदर रेखाएं आ रही है तो इसका मतलब है फ्लक्स ऋणात्मक है, अगर बाहर की ओर जा रही है तो फ्लक्स धनात्मक है। ठीक, क्वेश्चन हम लोग करेंगे 4 का। ठीक,
क्वेश्चन करेंगे 4 का 4 के काम में है, 4 के काम में किसी दिए हुए क्षेत्र में I1 व I2 तीव्रताओं के दो प्रकाश तरंगे संचारित है। क्षेत्र के प्रत्येक स्थान पर प्रकाश की तीव्रता I1 प्लस I2 है और क्या तरंगे कला संबद्ध हैं और इनमें व्यतिकरण हो रहा है। यदि दोनों तरंगों का कला संबद्ध हो तो परिणामी अधिकतम तो न्यूनतम तीव्रता का मान आप लोग ज्ञात करो। इनका ये कहना है कि ज्ञात करो। तो सबसे पहली बात तो है कि किसी दिए हुए I1 व I2 की दो तीव्रता दो प्रकाश तरंगे संचरित है। क्षेत्र के प्रत्येक स्थान पर प्रकाश की तीव्रता I1 प्लस I2 है। क्या तरंगे कला संबद्ध है? तो हम लोग कहेंगे नहीं, तरंगे कला संबद्ध नहीं है। ठीक, तरंगे जो है कला संबद्ध नहीं है। कह रहा है कि इनका क्या इनमें व्यतिकरण हो रहा है, तो जब कला संबद्ध नहीं है तो व्यतिकरण भी नहीं हो रहा है, तो इसमें व्यतिकरण नहीं हो रहा है। ठीक, तो इनका कहना है कि यदि कला संबद्ध हो तो परिणामी तीव्रता क्या है, तो आप लोग कहोगे कि उत्तर 4 का है, उत्तर 4 के का में सबसे पहली बात तो है कि नहीं है और परिणामी तीव्रता हम लोग लेंगे न्यूनतम और मैक्सिमम में। तो देखो I मैक्सिमम में लेंगे I1 प्लस I2 और I मिनिमम में लेंगे I1 माइनस I2। ठीक, अब 4 के खा में है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को निष्कर्षों का उल्लेख कीजिए। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के निष्कर्ष। अच्छा, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष, तो उत्तर 4 का खा, उत्तर 4 और खा। उत्तर 4 के खा में देखो, जब रदरफोर्ड ने इस प्रकार से उन्होंने ये बताया कि जब हम अल्फा कणों की बमबारी इस प्रकार से करते हैं तो अधिकतर अल्फा कण सीधी, अगर अल्फा कण सीधी निकल जाए तो कुछ अल्फा कण, जब अल्फा कणों की बमबारी स्वर्ण पन्नी पर कराते हैं तो कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए, इसका मतलब है परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। एक निष्कर्ष ये निकला। फिर जब पुनः अल्फा कणों की बमबारी कराई गई उस पर तो कुछ अल्फा कण प्रक्षेपित हो गए इस प्रकार से। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर परमाणु में एक नाभिक है और जहाँ नाभिक में क्या है, धन आवेश है। नाभिक में क्या है, धन आवेश। जब उन्होंने अल्फा कणों को सीधे टारगेट करके नाभिक पर ही टारगेट करके आपतित कराया तो इसका मतलब है कि वो रेखा, वो जो अल्फा कण है जिस मार्ग से, ये जो रेखा जिस मार्ग से गई उसी मार्ग पर वापस आ गई। तो मतलब इसका मतलब है कि इस नाभिक पर ढेर सारे धनावेश है जो नाभिक के द्रव्यमान पर संकेंद्रित है। ठीक है, ये इसके प्रयोग के निष्कर्ष निकले। किनके प्रयोग से? रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से ये हम लोगों को निष्कर्ष प्राप्त हुए। इसके बाद इन्हीं में इन्होंने कहा है, ठीक, इन्होंने इनका इसी में कहना है कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा अल्फा कण, तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा अल्फा कण। ठीक, तो अल्फा कण 100 क्या है इनका, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा अल्फा कण किसी नाभिक परमाणु क्रमांक 70 द्वारा प्रकीर्णित होता है तो क्या कितने पहुंच सकता है, मतलब कण नाभिक के कितने निकट पहुंच सकता है, इनका ये कहना है। कण नाभिक के कितने निकट पहुंच सकता है। तो देखो सबसे पहली बात तो गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा को लिख रहे हैं हम के से। के बराबर है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, के बराबर 100 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल में कर लेंगे। इसके बाद इसमें कहा है कि अल्फा कण जो है 70 परमाणु क्रमांक, मतलब जेड का मान हम लोग 70 ले लेंगे। यहाँ पर परमाणु क्रमांक जेड जो है ये 70 ले लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग, आपको पता है कि रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन है ये न्यूटन इस पर भी आधारित है, कूलम्ब बल पर भी। तो इसमें ये फार्मूला के बराबर हम लोग लगा देंगे
1/4πε0 ZE और 2E, अल्फा का बाद 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, बटे R0। ठीक, यहाँ पर समझना कि R0 का मान ज्ञात करेंगे तो R0 बराबर 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9, और ZE का मतलब है परमाणु क्रमांक, तो Z का मतलब है 70 मान, और यह 1.6 × 10⁻19 और इंटू 2 × 1.6 × 10⁻19 और बटे ये जो हम लोग Z क्या नाम K को इसके यहाँ ला रहे हैं, तो ये है 100 × 1.6 × 10⁻19। ये मान इस मान से कैंसिल हुआ। ठीक, अब बच्चा हमारे पास इन सब का गुणा करके हल करना, तो गुणा करके जब हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.016 × 10⁻9 मीटर। ठीक, या एंगस्ट्राम में बदलना चाहो तो एंगस्ट्राम में भी बदल सकते हो उसे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग अगला। बार बार कहते हैं हम कि अनसॉल्व पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देख रहे हो अनसॉल्व में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को मिल जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि नए नए क्वेश्चन हुए है। इसीलिए अनसॉल्व की सेट जरूर हल कीजिए, आप लोग सारे सेट को हल कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे चौथे का गा। ठीक, तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 4 और गा। तो उत्तर 4 और गा, चौथे गा नंबर में है कि स्थिर वैद्युत गॉस का प्रमेय लिखिए और किसी अनंत आवेशित प्लेट पर चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो तो इसमें भी निगमन है, निगमन करेंगे हम लोग। तो क्या कहना है कि इनका कहना है कि अनंत आवेशित प्लेट पर, तो हम लोग कहेंगे अनंत आवेशित प्लेट पर, सबसे पहली बात तो हेडिंग डाल लेते हैं, अनंत आवेशित चालक की प्लेट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अनंत आवेशित प्लेट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर? अनंत आवेशित प्लेट पर। सबसे पहली बात तो एक प्लेट या चादर एक ही चीज है। सबसे पहली बात तो एक हम लोग आवेशित चादर लेते हैं या आवेशित प्लेट लेते हैं इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से आवेशित, तीसरे कहेंगे हम लोग इसे कहेंगे आवेशित चादर या आवेशित प्लेट। ठीक, इस पर जो धन आवेश है एक समान रूप से वितरित है। इस चादर पर या इस प्लेट पर जो धन आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है। ठीक, एक समान रूप से वितरित है। अब यहाँ पर चलो नामकरण कर देते हैं, ए बी सी और डी। यहाँ पर जो हम लोग मान लो कि विद्युत क्षेत्र की बात करें, तो विद्युत क्षेत्र की बात करें, इनका कहना है कि अनंत विस्तार से समतल चादर पर। तो यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र की बात करें तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र को देखेंगे, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ले लिया हमने, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ले लिया। तो यहाँ पर जो ध्रुव है तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है। तो हम लोग जानते हैं कि प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है। ठीक है, प्लस से, और यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल है ये हमने DA वेक्टर मान लिया। ठीक है, किसी भी प्रश्न मतलब किसी भी छोटे से भाग को ले लेते हैं, किसी छोटे से भाग को ले लेते हैं और उस भाग की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे जानते हैं ई को इधर इसलिए दर्शा रहे हैं कि प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो है DA वेक्टर। वो क्या है? DA वेक्टर। सेम वही कंडीशन इधर भी है। ठीक, इसे अगर Q से दर्शा दोगे तो ये E है और इसका क्षेत्रफल DA वेक्टर वही सेम टू सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर समझना
कि अब हम लोग जब निगमन करने आते हैं तो हम लोग जानते हैं कि ये एक बेलन के रूप में है। इस चादर को जब हमने मोड़ा, एक बेल तार के रूप में बनाया, इसको मोड़ा तार के रूप में बनाया, तब हमने इसको इस प्रकार से बना लिया। तब की बात की जा रही है ये, ठीक, जब इसे इस प्रकार से मोड़ के बनाएंगे। अब हम लोग कहेंगे कि बेलन में जो वैद्युत, भाई कोई भी पृष्ठ हो उसके अंदर आवेश हो तो उससे क्षेत्र रेखाएं निकलती है, फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे बेलन के समतल पृष्ठ पर फ्लक्स। तो बेलन के समतल पृष्ठ पर फ्लक्स, फ्लक्स को हम लोग किससे लिखते हैं? फाई से। तो इसे लिख रहे हैं हम डी फाई सफिक्स में पी, पी के कारण हम लोग फ्लक्स ज्ञात करेंगे, जो कि हमारे पास ये दोनों बराबर है, ये भी फ्लक्स और ये भी फ्लक्स, दोनों पृष्ठ पर, चाहे क्यू की बात करो, दोनों के बराबर है। और दोनों पर फ्लक्स जो है ये हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स का मान क्या होता है हमारे पास, ई डी ए या ई वेक्टर डी ए वेक्टर, ठीक। तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? ई डी ए, ये वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है। अब हम लोग कहेंगे कि समझना, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय किसे कहते हैं? किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो हम लोग कहेंगे वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई है ये Q/ε0 गुना होता है, ये गॉसी पृष्ठ है। अब यहां पर समझना कि इस पृष्ठ पर dP और dQ, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे ये हमारे पास वैद्युत फ्लक्स, ये भी वैद्युत फ्लक्स, तो हम लोग कहेंगे इसमें नेट फ्लक्स। समझना, नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स को फाई से लिख रहे हैं, यहाँ पर नेट लिख दे रहे हैं, यहाँ पर डी फाई पी प्लस डी फाई क्यू। तो हम लोग कहेंगे कि फाई जो नेट है ये हमारे पास ई डी ए और प्लस दोनों का मान ही है ई डी ए, दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग कहेंगे फाई नेट जो है ये हमारे पास 2 डी ए, ठीक, 2 डी ए। अब हम लोग यहाँ पर ये तो हमारे पास मान आ गया है नेट फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, और ये भी वैद्युत फ्लक्स, ये भी वैद्युत फ्लक्स, ये भी वैद्युत फ्लक्स, मतलब इन दोनों को चाहो तो बराबर लिख सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे Q/ε0 बराबर 2 डी ए, ठीक। क्या करेंगे हम लोग? 2 डी ए। अब हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, ई डी ए हम यहाँ पर क्षेत्रफल केवल ए ले रहे हैं, ठीक, ए से जल्दी हल कर सकते हैं हम लोग, ए ले रहे हैं। बच्चे समाकलन भी करना है यहाँ पर, कैसे समझना, यहाँ पर समाकलन करेंगे, जैसे एक लाइन बढ़ा देते हैं आपको, यहाँ पर समाकलन करेंगे, यहाँ पर समाकलन करेंगे, यहाँ पर समाकलन करेंगे, ये समाकलन हो जाएगा हमारे पास केवल फाई पी, और ये समाकलन हो जाएगा हमारे पास केवल फाई क्यू, और ये समाकलन हो जाएगा हमारे पास ई ए, तब के लिए ये है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे तो यहाँ पर ए लिखेंगे, हमें चाहिए वैद्युत क्षेत्र, तो इन दोनों को जो इसके बटे में पहुँचा दो, तो E बराबर Q/2ε0 ए। इसी को अगर Q हटाना चाहें तो Q को हम लोग हटा सकते हैं, इसमें से Q को अगर हटाना चाहे तो Q हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर घनत्व ले लेंगे और Q को हटा देंगे, ठीक। तो थोड़ा समझना यहाँ पर आप लोग, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि Q बराबर सिग्मा ए, ठीक, सिग्मा ए। तो यहाँ पर E बराबर Q की जगह सिग्मा A/2ε0 ए से ये कैंसिल कर देंगे, तो E बराबर सिग्मा/2ε0 ये आ जाएगा हमारे पास वैद्युत क्षेत्र के लिए निगमन, जो कि
अनंत आवेशित चालक प्लेट के लिए निगमन है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथे का कौन सा करेंगे? चौथे का करेंगे, हम लोग कर चुके हैं गा, अब करेंगे घा। देखो तो उत्तर चौथे का घा, उत्तर 4 और घा। 4 के घा में इनका कहना क्या है समझना। 4 के घा में इनका कहना है कि चुंबकीय तरंग के ध्रुवण की दिशा x अक्ष के समांतर है। ठीक, और इसके बाद तरंग संचरण की दिशा क्या होगी, और विद्युत चुंबकीय तरंग की विद्युत क्षेत्र का आयाम 120 न्यूटन प्रति कूलम है, आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज है। तो विद्युत क्षेत्र ई का समीकरण आप लोग ज्ञात करो। मतलब देखो, विद्युत क्षेत्र से संबंधित एक क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे हैं, तो इसको अच्छे से तैयार रखना, इसको भी। ठीक, तो अब समझना इनका कहना क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति क्या होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। और इनका कहना है कि जो x अक्ष के समांतर तरंग दिशा क्या होगी। तो तरंग की दिशा, तरंग संचरण की दिशा जो है बी वेक्टर दिशा के लंबवत होगी। ठीक है, और इसके बाद ई नॉट बराबर हमारे पास है 120 न्यूटन प्रति कूलाम। ई नॉट बराबर 120 न्यूटन प्रति कूलाम। और इसके बाद इनका कहना है कि 50 मेगा हर्ट्ज, यफ बराबर हम लोग कहेंगे यफ बराबर 50 इंटू यम को चेंज करेंगे 6 और ये हर्ट्ज। और इसके बाद इनका कहना है ई वेक्टर का मान ज्ञात करो। तो ई वेक्टर का नहीं, ई वेक्टर का समीकरण ज्ञात करेंगे हम लोग। तो अब समझना यहाँ पर समझना आप लोग कि हम लोग सबसे पहली बात तो है ओमेगा निकाल लेते हैं। ओमेगा कोणीय वेग इसे कहते हैं, 2 पाई एफ, ये हमारे पास फार्मूला। ठीक, तो ओमेगा बराबर 3.14 इंटू एफ का मान है 50 इंटू 10 की घात 6। तो ओमेगा का मान जो है, ओमेगा का मान निकलेगा हमारे पास 3.14 इंटू 10 की घात, ठीक, 8 रेडियन पर सेकेंड। अब हम लोग एक काम करते हैं कि ओमेगा तो निकाल लिया हम लोगों ने, अब हम लोग प्रकाश की चाल यानी सी निकालते हैं। सी बराबर एफ लेमडा से। जब सी बराबर एफ लेमडा निकालेंगे तो समझना कि सी बराबर एफ का मान क्या है। एफ का मान है 50 इंटू 10 की घात 6। लेमडा का मान है, लेमडा का मान निकाल लेते हैं। सी का मान हम लोग जानते हैं कि 3 इंटू 10 की घात 8, 3 इंटू 10 की घात 8। लेमडा का मान इसे बटे में पहुंचा दो, तो लेमडा बराबर 3 इंटू 10 की घात 8 बटे 50 इंटू 10 की घात 6। तो लेमडा का जो मान है, लेमडा का मान निकलेगा हमारे पास 6 मीटर। अब हम लोग अच्छे से निकाल सकते हैं विद्युत क्षेत्र का समीकरण। ठीक, अब विद्युत क्षेत्र का समीकरण निकालेंगे। तो विद्युत क्षेत्र का समीकरण, विद्युत क्षेत्र का समीकरण होता है ई बराबर ई नॉट, ई बराबर ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। बस इसीलिए ये सब कुछ हमें निकालना पड़ा। अब हम लोग यहाँ पर ई बराबर ई नॉट का मान है 120 साइन के एक्स। तो के एक्स जो कि हमारे पास फार्मूला ये 2 पाई 6 और एक्स माइनस ओमेगा का मान क्या है 3.14 इंटू 10 की घात 8 और टी का मान क्या है, चलो टी को टी लिखो। ठीक, टी को टी लिखो। तो हम लोग लिखेंगे फाइनल फार्मूला ई बराबर 120 साइन। ठीक, 120 साइन ये हो जाएगा हमारे पास 180 रखना, फिर 6 से काटना इसे, तो ये हो जाएगा 1.05 एक्स माइनस 3.14 इंटू 10 की घात 8 टी वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर
अगला क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन अगला हमसे कहना है इनका कि प्रकाश प्रकाश विद्युत धारा तथा प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर आवृत्ति पर निर्भर समझाइए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का 5 के का में हमें फिगर गिवन है और इसमें इनका कहना है कि अधिकतम मान क्या होगा, मतलब धारा का अधिकतम मान क्या होगा। तो धारा का देखो अधिकतम मान हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग फिगर को बना लेते हैं, ठीक है। तो फिगर हमारे पास हम लोग लिखेंगे उत्तर, क्वेश्चन हमारे पास 5वें का कौन सा है, का नंबर है, तो 5वें काम का सबसे पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग। तो लिखेंगे उत्तर 5 और का, उत्तर 5 और का, ठीक। उत्तर 5 के काम में क्या है, सबसे पहले फिगर को बनाओ। फिगर इस प्रकार से है, सेल है, प्रतिरोध है, फिर सेल है, प्रतिरोध है, फिर सेल है, प्रतिरोध है, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पर E है, यहाँ पर E है, यहाँ पर R है, यहाँ पर R है, सब में बराबर ही है। यहाँ पर E है और यहाँ पर R है। इसके बाद धारा यूं आ रही है, ठीक, धारा फिर यहाँ से धारा यूं जा रही है और यहाँ पर एक प्रतिरोध है, ठीक, एक प्रतिरोध है। 10 की घात 6 को इधर लिख देते हैं। अब समझना, यहाँ पर चालक के प्रतिरोध, यह कहना है चालक के प्रतिरोध के ताप पर प्रभाव की व्याख्या कीजिए और इसके बाद धारा का मान ज्ञात कीजिए। परिपथ में अधिकतम धारा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुल विद्युत वाहक बल, तो हम लोग कहेंगे ई प्लस ई अर्थात हम लोग कहेंगे कि कुल विद्युत वाहक बल कितने ई हैं, इसमें कितने विद्युत वाहक बल, टोटल 3 विद्युत वाहक बल हैं। इसके बाद हम लोग कहेंगे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध R प्लस R प्लस R प्लस R, अर्थात हम लोग कहेंगे कि 3R प्लस R। तो कुल प्रतिरोध क्या है, 3R प्लस R। अब हम लोग कहेंगे परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, तो परिपथ में धारा, धारा को हम लोग किससे लिखेंगे, I से, ठीक। तो I बराबर हम लोग लिखेंगे E बटे R प्लस R, तो E की जगह 3E, तो R प्लस R, तो R की जगह हमारे पास R प्लस 3R, R प्लस 3R। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो कैपिटल R का मान है वो बहुत अधिक है स्मॉल r से, तो फिर ये नगण्य है। तो I बराबर हम लोग कहेंगे कि 3I प्लस R, मतलब दो कंडीशन है ना, एक परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए। तो एक परिपथ में धारा जब ज्ञात करेंगे तो ये है परिपथ में धारा, ये क्या है, परिपथ में धारा। एक परिपथ में अधिकतम धारा ज्ञात कीजिए, तो जब अधिकतम धारा ज्ञात करेंगे तो ये I मैक्सिमम, तो उसके लिए 3E बटे R, ठीक। अब जो है आप लोग फटाफट जो है इतने को शॉर्ट कर लो। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 5वें का खा, तो लिखेंगे उत्तर 5 और खा लिखते हैं, उत्तर 5 और खा।
पांचवें के खामे हैं हमसे, इनका कहना है कि बायो सेवर्ट का किसी धारावाही अवयव किसी धारावाही अवयव में एक कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। और इसके बाद है धारा अवयव के लिए डेल्टा एक्स आई मूल बिंदु पर स्थित है और आई बराबर 10 एम्पियर है। और इसके बाद है अवयव के लिए वाई अक्ष पर 0.5 मीटर दूर है। तो मतलब समझना, सबसे पहले हमारे पास मान क्या क्या है। मान है हमारे पास 10 एम्पियर की धारा, तो आई बराबर हम लोग लिखेंगे 10 एम्पियर की धारा, और दूर मतलब आर बराबर 0.5 मीटर दूर है, ठीक। और इसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए, मतलब बी जो है हम लोग ज्ञात करेंगे। अब बायो सेवर्ट के नियम से हम लोग फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर। तो हम लिखेंगे बायो सेवर्ट नियम। बायो सेवर्ट के नियम के मुताबिक बी बराबर फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बटे 4 पाई, ठीक। फिर आई डी एक्स या डेल्टा एल कर सकते हैं यहाँ पर, साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर जो है साइन 90 का मान हो जाएगा 1, तो बी हम लोग ज्ञात करेंगे। म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान 10 की घात -7, आई का मान है 10, और डेल्टा एक्स का मान है क्या हमारे पास, डेल्टा एक्स का मान मूल बिंदु पर स्थित, ये तो हो गया हमारे पास 10 की घात -7, और ये हो गया हमारे पास 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। देखो साइन 90 का मान तो हम लोग लेंगे 1, डेल्टा एक्स का मान किस प्रकार से लेंगे समझना। सबसे पहले ये हमारे पास 0.5 का वर्ग लेंगे। हाँ, तो इनका कहना क्या है कि धारा अवयव है डेल्टा एक्स आई मूल बिंदु पर स्थित है। डेल्टा एक्स और आई एक साथ है, इस प्रकार से डेल्टा एक्स और आई, और कहाँ पर स्थित है ये जो है ये मूल बिंदु पर स्थित है। किस पर स्थित है, मूल बिंदु पर स्थित है। तो ये तो हमारे पास 10 एम्पियर है, और ये हम लोग लेंगे 1 × 10 की घात -2, ये दोनों के लिए हो गया हमारे पास। और साइन 90 का मान हमारे पास 1, ठीक। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास इसमें दिया है इसमें, क्योंकि डेल्टा एक्स बराबर क्या है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 × 10 की घात -2 मीटर, ये दिया गया है, ठीक है, उसी से लिया हमने। अब यहाँ पर b बराबर हम लोग लिखेंगे कि 10 की घात -7, 10 की घात 1 और 10 की घात -2, इसे कर सकते दशमलव उठा के 1 0, तो मतलब ये 1 0 का मतलब ये हुआ 100। क्या हुआ 100 को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 10 की घात 2 बटे 5 × 5, इससे ये कैंसिल हो गया हमारे पास, 5 दूनी 10, ठीक। तो हम लोग कहेंगे इसे b बराबर 4 × 10 की घात -8 टेस्ला। हल करके देख लो। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे कौन सा, सॉल्व करेंगे पांचवें का ग नंबर। सामान्य नैज अर्धचालक के अपमिश्रण का उद्देश्य क्या होता है। पीएन संधि डायोड के अग्र एवं पश्च अभिनति की दशा में अभिलक्षणिक वक्र प्राप्त कीजिए, वांछित परिपथ आरेख दर्शाइए। पीएन संधि हर एक सेट में पूछे गए हैं, तो हर एक सेट में तीनों सेट में पूछे जा चुके हैं, और दोनों सेट में हम बता भी चुके हैं, पीएन संधि आपको दिखा चुके हैं आपको कैसे बनाना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी में है, अथवा स्वप्रेरण एवं अन्योन प्रेरण की घटना, ठीक, परिघटना। तो स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण, जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं और उसी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, तो उसे स्वप्रेरण कहते हैं। और जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं और उसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में अगर धारा उत्पन्न हो जाए तो उसे अन्योन प्रेरण कहते हैं।
ये भी बता चुके हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं ये दोनों सेट में। इसके बाद है 5वें का ग नंबर है, हाइड्रोजन का उत्सर्जन एवं अवशोषण बढ़ क्रम कब प्राप्त होता है? हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर आरेख के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो हाइड्रोजन, देखो सेट 2 में आप लोग देख चुके हो कि हाइड्रोजन उत्सर्जन किस प्रकार से हाइड्रोजन का उत्सर्जन करते हैं। इसके बाद ये सब तो भाषा परिभाषा टाइप के क्वेश्चन है। जो परिभाषा टाइप क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आप लोग मिल जाएंगे, स्क्रीन पर देख सकते हो और वहां से अच्छे से नोट भी कर सकते हो, लिख सकते हो, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 5वें का इंज्ञात दे ब्रोगली द्रव्य तरंग की परिकल्पना कीजिए। एक न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा 6.7 × 10⁻21 जूल है माइनस, इस संबंध दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी? देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 5वें का इंज्ञा। ठीक, तो देखो 5वें का इंज्ञा नंबर में है तो लिखेंगे उत्तर 5 और इंज्ञा, उत्तर 5 और इसके इंज्ञा नंबर में है कि दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य परिकल्पना की परिकल्पना कीजिए एक न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो के बराबर हम लोग कहेंगे 6.7 × 10⁻⁻21 जूल। और इसके बाद है इससे संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी? ठीक, तो दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य हम लोग लिखेंगे लेमडा। और हम लोग जानते हैं कि जो यम का मान होता है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, 6-7 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य हम लोग निकालेंगे तो हम लोग कहेंगे दे या दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लेमडा बराबर फार्मूला होता है h/2m के, h/2m के, और 2m को लिखते हैं हम लोग अंडर रूट में। जहाँ लेमडा तो ज्ञात करेंगे हम लोग, लेमडा को ज्ञात करेंगे, h का मान 6.6 × 10⁻⁻34 बटे 2 इंटू यम का मान है 1.67 × 10⁻⁻27 और के का मान है 6.7 × 10⁻⁻21। ठीक, तो जब हम लोग लेमडा बराबर इसे लिखेंगे 6.6 × 10⁻⁻34 और इन सब का इनका और इनका जब गुणा कर लेंगे तो 22.378 × 10⁻, इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो -48। अब इसे अंडर रूट से निकालेंगे तो हम लोग कहेंगे कि लेमडा बराबर 6.6 × 10⁻⁻34 बटे ये अंडर रूट से निकालेंगे 4.73 × 10⁻24 लिखेंगे हम लोग। ठीक, अब इससे इसमें भाग करने पर हमारे पास लेमडा का जो एग्जैक्ट मान आ जाएगा 1.395 × 10⁻−10 मीटर। 10⁻−10 मीटर को एंगस्ट्रॉम में बदल सकते हैं। ठीक, बदलो ना बदलो ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर, या करके हम लोग कर सकते हैं 1.395 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो तो लिखेंगे उत्तर 6, उत्तर 6 में है एम्पियर का परिपति नियम लिखकर सिद्ध कीजिए। इसका उपयोग कर अनंत लंबाई के धारावाही चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे अनंत लंबाई के धारावाही चालक पर, अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, किसके कारण? अनंत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही किसे कहते हैं? जिसमें धारा प्रवाहित हो उसे धारावाही कहते हैं। जिसमें धारा प्रवाहित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? धारावाही।
ठीक। और अनंत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो समझना यहाँ पर सबसे पहली बात तो है कि ये कोई एक चालक तार है जो अनंत लंबाई है और इस तार में से आई धारा प्रवाहित हो रही है। जब आई धारा प्रवाहित हो रही है तो सिंपल है कि इस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है। और इस तार को अगर हम लोग इसकी जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर किसी बिंदु पर, मान लो कि इस बिंदु पर हम लोग ज्ञात करनी है, इस बिंदु पर, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को लिखते हैं हम लोग डी, भाई एक इकाई पर तो ज्ञात करते हैं हम लोग, तो डीवी वेक्टर, और यहाँ इसकी जो लंबाई है ये हमने मान लिया डी एल वेक्टर, और यहाँ पर जो ध्रुव है, मतलब यहाँ का जो मुख्य बिंदु ध्रुव है उसे मान लिया हमने ओ पी, और यहाँ से इसे अगर केंद्र मानते हैं तो इस केंद्र से इसकी जो दूरी है यहाँ पर ओ मान लो, तो इसकी दूरी जो है उसको हम आर से दर्शा रहे हैं, जो त्रिज्या भी है। ठीक। अब यहाँ पर समझना आप लोग कि हम लोग जानते हैं कि एम्पियर के परिपति नियम से, एम्पियर के परिपथी नियम से क्या होता है कि क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई, यही तो होता फार्मूला, म्यू नॉट आई। अब यहाँ पर आप लोग समझना कि इसे बाहर रख लो तो b को, तो ये क्लोज इंटीग्रेशन डी एल बराबर म्यू नॉट आई, 1 dx का समाकलन x, 1 dx का समाकलन l, तो 1 dl का समाकलन l, तो b इंटू एल बराबर म्यू नॉट आई, जहाँ l जो है ये परिधि है और l बराबर होता है 2 पाई r, तो b इंटू 2 पाई r बराबर म्यू नॉट आई, बराबर क्या है, म्यू नॉट आई। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज ध्यान रखना कि इनका कहना है, क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, इनका कहना है, रुक जाओ, अनंत लंबाई का चुंबकीय क्षेत्र, मतलब अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। हाँ, तो अनंत तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करेंगे हम लोग। ठीक। तो यहाँ पर इसे जो ना है इसको बटे में पहुँचा दो, तो b बराबर हम लोग कहेंगे म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर। बस इसी को ही हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसी को ही लिख सकते हैं हम लोग कि b बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू आई बटे आर। अगर 4 पाई करोगे तो 2 का गुणा भाग करना पड़ेगा, तो 2 का गुणा भाग कर नहीं रहे, तो इसी को हम लोग जो है आंसर के रूप में रख रहे हैं। तो यही हमारे पास सूत्र आ गया। ठीक है, अब फटाफट इतने को शॉर्ट कर लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे अब 6 का, अथवा पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक और पश्च दिशिक में। देखो, तो इसे जो ना आप लोग सेट पहला जो 3 क्या नाम एफएस है, एफएस सेट में हम इसको कर चुके हैं, तो एफएस सेट का क्वेश्चन नंबर 9 उसको जरूर देख लीजिए, उसमें हम लोग इसको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, परिनालिका क्या होती है, तो कोई भी बेलनाकार कुंडली हो उसमें चारों ओर तारे की जो फेरे लगाए जाते हैं, तारों के फेरे, उसे परिनालिका कहते हैं। और इसके बाद है किसी परिनालिका की लंबाई 80 सेंटीमीटर तथा इसमें 2000 फेरे हैं, तो परिनालिका में प्रवाहित धारा I 10 एम्पियर है। परिनालिका के केंद्र के भीतर निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आप लोग ज्ञात करो। तो देखो हम लोग करेंगे इसे, तो समझना, लिखेंगे उत्तर 7। ठीक, तो उत्तर 7 को करते हैं, लिखेंगे उत्तर 7। तो उत्तर 7 में है इस प्रकार से कि
दिया है हमारे पास प्रणाली का यल बराबर 80 सेंटीमीटर, तो 80 इंटू 10 की घात -2 मीटर, और इसके बाद है यन बराबर 2000 फेरे, यन बराबर 2000 फेरे, और इसके बाद है आई बराबर 10 एम्पियर की धारा, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र बी हम लोग ज्ञात करेंगे। देखो बी बराबर हम लोग कहेंगे, फार्मूला क्या लगा देंगे, तो हम लोग कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर म्यू नॉट एन आई बटे यल, और म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10 की घात -7, ठीक। तो यहाँ पर b की जगह तो b लिखेंगे, म्यू नॉट की जगह 4, पाई का मान 3.14, 10 की घात -7, यन का मान है 2000, और आई का मान है हमारे पास है 10, और बटे यल का मान है 80 इंटू 10 की घात -2। दशमलव हटा के 1 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 1 जीरो से 2 जीरो 3 जीरो, तो 1 2 3 जीरो ये कैंसिल कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 से 2 ये कैंसिल कर लेंगे, तो ये हमारे पास b बराबर ये बचा केवल 314, जिसे दशमलव बना लेंगे, तुम लोग कहेंगे 3.14 इंटू 10 की घात -2, और मात्रक क्या है, टेस्ला, ठीक। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे कौन सा, 7 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 7वें का अथवा। 7वें के अथवा में क्या है, किसी गोली पृष्ठ के लिए प्रकाश अपवर्तन का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, और 5 सेंटीमीटर कांच का गोला वायु में स्थित है, गोले के केंद्र से वायु का बुलबुला 20 सेंटीमीटर दूर है, बुलबुले पर कितना दूर दिखेगा, अपवर्तनांक 1.5 है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा, तो लिखेंगे उत्तर 7 और अथवा, ठीक। उत्तर 7 के अथवा में हमारे पास जो है पहले वही लिख लेते हैं। तो इनका कहना क्या है, इनका कहना है कि जो वायु का बुलबुला है, मतलब अपवर्तनांक है 1.5, तो अपवर्तनांक को लिख रहे हैं हम लोग, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, तो हम लोग लिख रहे हैं ANG, तो ANG बराबर 1.5। तो एक काम करते हैं, इसे अगर GNA के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो 1/1.5 कर लेंगे, ठीक। और दशमलव हटा के हम लोग 0 बढ़ा लेंगे, तो ये 5 से काटोगे 5 दूनी 5 तिया, तो 2/3। अब इनका कहना है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो R बराबर हम लोग कहेंगे कि 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और 2 सेंटीमीटर दूर है, 2 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। तो वायु का बुलबुला 2 सेंटीमीटर दूर है, तो जो वस्तु की दूरी निकालेंगे हम लोग, वस्तु की दूरी u बराबर 5 - 2 अर्थात 3 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी क्या होगी, 3 सेंटीमीटर, और बुलबुले पर कितना दूर दिखेगा, कितना दूर दिखेगा मतलब हम लोग v ज्ञात करेंगे, तो v को जो है हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पर अपवर्तन सूत्र लगा देंगे, ठीक। क्या लगा देंगे हम लोग, अपवर्तन सूत्र से। अपवर्तन सूत्र क्या है, अपवर्तन सूत्र में n/v -1/u बराबर n-1/r, ठीक। यहाँ पर समझना, n का मान क्या है, 2/3 है हमारे पास, 2/3, और ये v -1 u का मान क्या है हमारे पास, u का मान हमने 3 निकाला था, u का मान 3, n का मान 2/3 -1 r का मान क्या है हमारे पास, r का मान 5 है, तो r का मान क्या है हमारे पास 5 है, तो यहाँ पर 2/3 v -1/3 बराबर, ठीक, -1/3 बराबर,
3 एकम 3, 3 से 2 घटा दो तो -1/3 इंटू ये 5, इसे 75 कर दो, 2/3 v बराबर -1/15 प्लस 1/3। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसे, तो एलसीएम हुआ हमारे पास 15, 15 एकम 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, ये घटा दोगे तो 4/5, 2 से काटो 2 दूनी 4, इसे उल्टा करो तो इसे उल्टा करो, तो v बराबर 5/2 अर्थात v बराबर 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो बुलबुला कितने दूर पर हमें दिखाई देगा ये, तो 2.5 सेंटीमीटर की दूर पर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे कौन सा, 8। संधारित्र क्या होते हैं, तो आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को संधारित्र कहते हैं। ठीक, संधारित्र के लिए व्यंजक हम लोग जो है इसे व्युत्पन्न कीजिए। देखो संधारित्र के लिए हम लोग व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे कौन सा, संधारित्र के लिए व्यंजक हम लोग व्युत्पन्न कर चुके हैं, आपको बता देते हैं। सेट में हम लोगों ने किया है अभी, किस सेट में, संधारित्र के लिए व्यंजक, संधारित्र के लिए व्यंजक सेट, चलो अभी बता देंगे, नहीं किया तो बता देंगे, लेकिन वैसे करवा चुके हैं, सेट पहला में करवा चुके थे आपको। हाँ, सेट पहले का आप लोग देखोगे, पांचवें का घा का अथवा, पांचवें घा का नहीं, पांचवें का इंग्या, तो पांचवें के इंग्या में करवा चुके हैं, तो सेट पहला जो एफएस है उसमें पांचवें के इंग्या में हम लोग करवा चुके हैं इसे आपको। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8वें का अथवा करने जा रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं, 8वें का अथवा, तो समझना, तो लिखेंगे उत्तर 8 और अथवा, उत्तर 8 और अथवा। उत्तर 8 का अथवा, व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, दिए गए परिपथ में I1, I2 और IG का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस प्रकार से व्हीटस्टोन सेतु हमें दे दिया इन्होंने, व्हीटस्टोन सेतु जिसमें 4 प्रतिरोध है, यहाँ पर भी 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 प्रतिरोध है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, जो कि यहाँ पर G है और ये IG है, इसमें IG धारा प्रवाहित हो रही है, 15 ओम है, यहाँ पर 60 ओम I2, 60 ओम I2, I2 प्लस IG, I2 प्लस IG, I माइनस IG, I माइनस IG 10 ओम है और 100 ओम है इसमें, 100 ओम इसमें I1 है। ठीक, यहाँ पर 10 वोल्ट है। ठीक है, अब देखो इसमें जो है हम लोग ज्ञात करेंगे, इनका जो कहना है वही ज्ञात करते हैं। इनका कहना है कि I जो है I1, I2 और IG का मान ज्ञात करो, तो बस यही ज्ञात करते हैं। समझना, सबसे पहली बात तो है यहाँ से I धारा जा रही है, तो जो I है वो I1 प्लस I2 के बराबर है। I जो है किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के बराबर है। अब हम लोग लिखेंगे इसे समीकरण 1। एक काम करते हैं, इसे लेते हैं बंद पाश 1, इसे लेते हैं बंद पाश 2। अब सॉल्व करो, अब सॉल्व करो, लिखते हैं बंद पाश 1 में, बंद पाश 1 में, बंद पाश 1 में हमारे पास 100 I1, ठीक, प्लस 15 IG, भाई 100 I1 ये और 15 IG,
और माइनस ये जो 60 है 60I2 60I2 बराबर हमारे पास 0। इस वाले में 100 60 और 15, ठीक, एरो के मुताबिक लिया हमने। अब यहाँ पर इसे डाल दो समीकरण 2। अब लिखेंगे बंद पाश 2 में, मतलब इस वाले में बंद पाश 2 में। अब बंद पाश 2 में यहाँ पर समझना, बंद पाश 2 में जब जाएंगे हम लोग तो लिखेंगे हम लोग 10 जो है, ये जो 10 है ये I1 माइनस IG है, ठीक, फिर माइनस 5 15, ठीक, तो टोटल हमारे पास 5, ये हो जाएगा हमारे पास I2 प्लस IG और माइनस 15IG। अच्छा 15 इसके लिए है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 15G IG बराबर 0, ठीक। इसे जब सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 I1 माइनस 50 I2 माइनस 300 IG बराबर 0। समीकरण हो गया 3। अब हम लोग लिखेंगे कि एक बंद पृष्ठ इसमें ले रहे हैं तो हम लोग कहेंगे बंद पृष्ठ 3 में, बंद पृष्ठ 3 में। अब बंद पृष्ठ 3 में समझना, बंद पृष्ठ 3 में यहाँ से जब धारा इस पे जाएगी तो ये 60 और ये 5 65, तो हम लोग कहेंगे 65I2 यानी 60I2 प्लस 5I2 प्लस IG बराबर 10 वोल्ट से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 60I2 और 5I2 प्लस IG 5IG बराबर 10। तो ये हमारे पास 60 5 65I2 प्लस 5IG बराबर 10, ठीक है। समीकरण 4। अब हम लोग समीकरण 2 व 3 को हल करते हैं। समीकरण 2 व 3 को हल करने पर 2 और 3 को हल करते हैं। 2 क्या है हमारे पास 100I1 प्लस 15IG माइनस 60I2 बराबर 0। 3 क्या है 100I1 माइनस 50I2 माइनस 300IG बराबर 0, ठीक, बराबर 0। अब घटा रहे हैं तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल। हमारे पास बचा क्या माइनस 10I2 प्लस 315IG बराबर 0। इसे मानते हैं समीकरण 5। अब एक काम करते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं। हाँ, इतने को पहले रेस्ट कर देते हैं। हम लोग समीकरण 4 और 5 को हल करते हैं अब। हाँ, तुम लोग कहेंगे समीकरण 4 व 5 को हल करने पर, समीकरण 4 और 5 को जब हल करेंगे तो हमारे पास IG का मान यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। मैं IG का मान हो जाएगा 0.004 एम्पियर, IG का मान। अब IG का जो मान है वो हम लोग समीकरण 5 में रख सकते हैं, ठीक है, और समीकरण 4 में भी रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे IG का मान समीकरण 5 में रखने पर, IG का मान समीकरण 5 में रखने पर, जब समीकरण 5 में रखेंगे तो हमारे पास I2 का मान आ जाएगा 0.126 एम्पियर, ठीक। अब इसी प्रकार जब हम लोग I2 और IG का मान समीकरण 1 में रख दोगे तो I1 का मान हमारे पास ये आ जाएगा। IG का मान रखेंगे समीकरण कहाँ पर, IG और I2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे पास I1 का मान आ जाएगा 0.075। I1 का मान 0.075 एम्पियर,
एक काम करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अब करेंगे 9 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में LCR श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। प्रतिबाधा ज्ञात करेंगे, बोधता ज्ञात करेंगे, कलांतर ज्ञात करेंगे, अनुनाद की प्रतिबाधा भी ज्ञात करेंगे हम लोग। तो दो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो लिखेंगे उत्तर 9। उत्तर 9, उत्तर 9 में पहले चित्र को बनाते हैं। हाँ, चित्र को बनाते हैं। चित्र में यहाँ पर ये हमारे पास प्रतिरोध के लिए है, और प्रतिरोध की जो बोल्टता है VR हमारे पास ये है। यहाँ पर प्रेरकत्व है, संधारित्र है। तो ये 20 वोल्ट है, ये 11 वोल्ट है। ठीक, इसे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो एक एक करके हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहली बात हमारे पास क्या क्या है, ये जो V है इसे VR लिखेंगे हम लोग 12 वोल्ट, इसे VL लिखेंगे 20 वोल्ट, और इसे VC लिखेंगे 11 वोल्ट। ठीक, वोल्ट की वजह से VR VC हमें लिखना पड़ा यहाँ पर। अब यहाँ पर समझना कि इनका कहना है, सबसे पहली बात तो है कि प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात तो है हम लोग निकालते हैं परिपथ की बोल्टता। तो हम लोग कहेंगे परिपथ की बोल्टता, बोल्टता V बराबर अंडर रूट में फार्मूला हो जाएगा हमारे पास VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। यहाँ पर V बराबर अंडर रूट में VR का मान क्या है हमारे पास 12, 12 का वर्ग 144 प्लस VL क्या है 20 और 11 घटा देंगे 9, 9 का वर्ग है हमारे पास 81। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास जुड़कर 225, अर्थात हम लोग कहेंगे कि ये 15, तो V बराबर 15 वोल्ट। ठीक, अब हमारे पास इनका जो कहना है वही ज्ञात करते हैं। इनका कहना है कि धारा और बोल्टता के बीच कलांतर। ठीक, धारा और बोल्टता के बीच कलांतर, तो कलांतर ज्ञात करते हैं। कलांतर को हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, तो tan फाई फार्मूला हो जाएगा VL माइनस VC बटे VR। ठीक है, तो यहाँ पर मान को रखेंगे तो tan फाई, तो VL हमारे पास क्या है 20, VC क्या है 11, VR क्या है 12। तो ये हमारे पास घटकर 9 बटे 12, 3 तरीका 9, 3 चौको 12। तो हम लोग कह सकते हैं कि tan फाई बराबर भाग 0.7, 4 से 28, 4 पंचे 20, तो फाई बराबर tan इनवर्स 0.75। ठीक, अब ये तो हो गया हमारे पास ये आंसर। अब समझना यहाँ पर इनका कहना क्या था कि श्रेणी क्रम में जुड़े परिपर पे प्रतिबाधा बोल्टता प्रतिबाधा, ठीक है, और बोल्टता कलांतर के भी कलांतर अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा में प्रगति लिखी है। तो अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर होगी। ठीक, हम लोग लिखेंगे अनुनाद की अवस्था में, अनुनाद की अवस्था में, अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर होगी। प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर होगी। ठीक,
अब इसके बाद एक और इन्होंने जो पूछा है, तो अनुनाद की अवस्था में वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर। ठीक है, अनुनाद की अवस्था में वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर क्या हो जाएगा, ये जीरो। धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब दोस्तों जो है लास्ट क्वेश्चन जो है प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या, इसको स्क्रीन पर आप लोग देख चुके होंगे, देख लोगे आप लोग। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 3046 एफयू को कम्प्लीटली खत्म कर लिया है। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा हर एक सेट में इस प्रकार से मिलते जरूर रहिए। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट में बताइए क्या दिक्कत है। बाकी सारे आंसर आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिए गए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक ए स्क्रीन शॉट।